हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इससे पहले मैंने अपने पहले वीडियो में ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था, जो कैसे ओम ने इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को आपस में को रिलेट किया था, रिलेशन बनाया था, और उसके रिलेशन से एक नया फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हुआ। उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने रेजिस्टेंस नाम दिया था। और उस रेजिस्टेंस को हमने यही पढ़ा है, रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि करंट को अपोज करता है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस ये आया कहाँ से और एक्चुअल में इसका कॉजेस क्या है, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आज हमारा टॉपिक है आज का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को जैसे कि आपने पहले लास्ट वीडियो मैंने बोला था, रेजिस्टेंस जो है यह एक फैक्टर है, फैक्टर दैट अपोजेज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली मैं बता रहा हूँ, फैक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ओम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू आई आर, उसका एक्सप्रेशन था। तो करंट, ये रेजिस्टेंस एक फैक्टर है करंट के लिए, वोल्टेज के लिए। तो ये करंट को अपोज करता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा दोगे, वोल्टेज तो सेम रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस एक फैक्टर है जो करंट को अपोज करता है, डिक्रीज करता है, और कभी कभी तो अगर ज़्यादा हो जाए तो वो स्टॉप भी कर देता है, बंद भी कर देता है। आज हम बात करेंगे क्या यह रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ओम के अकॉर्डिंग V अपॉन आई इसका फॉर्मूला है, क्या यह रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है या किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालते हैं, जो किन किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर, वायर के लेंथ या कंडक्टर के लेंथ पे। और आप देखोगे मैथमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस उस वायर की बढ़ जाएगी, अगर वायर की लेंथ घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, ये कब होगा? जब व्हेन सेम मटेरियल, वायर सेम मटेरियल होना चाहिए, दोनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए और सेम थिकनेस का होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है, ये नहीं जो किसी भी तरीके का देख लिया जाए। अगर आप दो अलग अलग वायर लोगे, अलग अलग मटेरियल का, तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस उसका इसी प्रोपोर्शन को फॉलो ना करे। सेम मटेरियल होना चाहिए। अगर मैंने कॉपर का दो वायर लिया है, दोनों कॉपर का ही है, एक की लेंथ ज्यादा, एक की लेंथ कम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे भी रखा हुआ है, दोनों का थिकनेस भी सेम है। इस केस में आप देख पा रहे हो पहले का लेंथ दूसरे से कम है, यानी कि L1 इज लेस देन L2, तो R1 जो होगा वो भी R2 से कम होगा, यानी कि दूसरे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पहले के कंपेयर में। ये पहला फैक्टर हो गया, लेंथ ऑफ द वायर। कंडीशन ध्यान रखना है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर यही याद रखते हैं, नीचे का भूल जाते हैं। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी है जब ये सब कंडीशन फुलफिल होगा। ऐसे ही दूसरा फैक्टर की बात करूं तो दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया क्रॉस सेक्शन, ये नाम सुनकर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स व्हाट। एरिया क्रॉस सेक्शन को मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, एरिया ऑफ बेस ऑफ वायर। वायर का बेस सर्कुलर होता है, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर का ये जो सर्कुलर पार्ट है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ बेस है।
जिसको सिंपली भाषा में आप थिकनेस भी कह सकते हो। जिसका एरिया ऑफ बेस ज्यादा होगा उसकी थिकनेस भी अधिक होगी। तो अब रेजिस्टेंस इस एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन रखता है कि यहाँ अपोजिट है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ कंडीशन क्या, यहाँ कंडीशन है सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम टेम्परेचर, ये कंडीशन है। अगर कोई दो वायर आप लेते हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो वो वायर सेम मटेरियल का होना चाहिए, उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, और वो सेम टेम्परेचर पे भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं उसका रेजिस्टेंस उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जांपल के लिए एक मैं सिंपल वायर ले रहा हूँ, एक थोड़ा सा सेम लेंथ का मोटा वायर ले रहा हूँ, दोनों मटेरियल सेम है, तो आप देख रहे हो पहला वायर का एरिया कम है, दूसरे वायर का एरिया ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं A2 ग्रेटर A1। रेजिस्टेंस उल्टा काम करेगा तो एरिया दूसरे का बढ़ ज्यादा है, रेजिस्टेंस पहले का ज्यादा होगा, यानी कि R1 ग्रेटर R2। तो ये दो फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है किस मटेरियल का कंडक्टर है। तो कंडक्टर तो कई प्रकार के होते हैं, कंडक्टर कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो किस मटेरियल का वायर है उसकी बात करते हैं। थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल। अब यहां मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नेचर ऑफ मटेरियल का रोल क्या है। तो नेचर ऑफ मटेरियल का रोल है फ्री इलेक्ट्रॉन से, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो करंट कैरी करता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। लेकिन हर एक कंडक्टर के पास सिमिलर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, किसी के पास ज्यादा होते, किसी पे कम होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है हर एक मटेरियल की, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो सकता है। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास सबसे ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है और वो बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर मटेरियल बदल दोगे, अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का दो वायर लेते हो, अगर आपके पास मान लो एक ये वायर है, ये कॉपर है, एक मैं इसको मान लेता हूँ, एक ये वायर है, ये है सिल्वर, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। आप देखोगे रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर जो होगा वो कम है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ वायर, और यह भी फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, क्योंकि अगर वायर को गर्म करोगे, वायर हाई टेम्परेचर पर रहेगा, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। अगर वायर लो टेम्परेचर पर होगा तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कम करेंगे और वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। तो टेम्परेचर जो वायर का है, कंडक्टर का है, वो भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे तो कैसा अफेक्ट करता है बता दिया मैंने आपको, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा, ज़्यादा रैंडमली वाइब्रेट करेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम वाइब्रेट करेगा, तो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। तो शुरू के दो फैक्टर जो था वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड है, लेंथ और एरिया, लेकिन बाद के दो फैक्टर जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं, चाहे मटेरियल का नेचर हो या टेम्परेचर हो। तो ये चार फैक्टर हैं जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके साथ ही एक पांचवा फैक्टर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन
रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, रेजिस्टेंस V अपॉन I पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस V अपॉन I पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज करंट का रेशियो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और कम तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी भी हम रेजिस्टेंस का जो मेन ओरिजिनेशन है, कॉजेज हैं, उस पर नहीं गए। रेजिस्टेंस होता क्यों है, रेजिस्टेंस आया कहाँ से, इसके लिए हमें रेजिस्टिविटी समझनी पड़ेगी। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये देखो ये क्या है, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज है। अगर बात रेजिस्टिविटी की जाए, इसको बहुत सिंपली मैं डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, property of a conductor that causes resistance in the conductor। अब शायद क्लियर हुआ। जो किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के पास रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि उसके पास रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। रेजिस्टेंस फैक्टर है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी की खास बात क्या है, सबसे पहले रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डायमेंशन की इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर कॉपर का टुकड़ा है, ये छोटा वायर है, ये बहुत बड़ा वायर, ये मोटा वायर है, ये बड़ा शीट है, अगर सब कॉपर का ही है तो इन सभी का रेजिस्टिविटी सेम होगी। हालांकि रेजिस्टेंस सबका डिफरेंट है, रेजिस्टेंस तो इनके लेंथ, एरिया सब पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इन चारों पीसेस का अलग अलग होगा, लेकिन ये चारों चूंकि कॉपर का बना हुआ है तो इन चारों का रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी को कॉन्फ़िगरेशन से, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम से कोई भी मतलब नहीं होता, वो इनके इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला पॉइंट तो रेजिस्टिविटी ये बता दिया मैंने, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। इस पे हालांकि रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर बट इनडिपेंडेंट ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर। ये दो बातें हम इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा रेजिस्टिविटी का एक मैथमेटिकली इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टिविटी मैथमेटिकली कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, हमने रेजिस्टेंस को जब फैक्टर पढ़ा अभी, तो दो मैथमेटिकल हमने प्रोपोर्शन देखा रेजिस्टेंस के लिए। पहला कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हालांकि मैंने कंडीशन के साथ बताया है, जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर, सेम थिकनेस होगी, और एरिया के इनवर्सली कब होगा, जब सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर और सेम लेंथ होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। लेकिन फिलहाल अगर मैं ये दोनों फैक्टर को देखूं, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों अगर कंबाइन कर दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को एलिमिनेट करोगे, एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे हम रो, तो फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस का रो L अपॉन में A। ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो L अपॉन में A। या रो क्या है, तो फिलहाल रो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसी रो का नाम है क्या, रेजिस्टिविटी। इसी रो को हम रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। तो बाय फॉर्मूला अगर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करोगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल। यह रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है।
अब आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे, वो क्यों? तो मैंने अभी रिसेंट बोला है कि रेजिस्टिविटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स वो एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप जो फॉर्मूला देख रहे हो रेजिस्टिविटी का RA/L, इसमें साफ साफ A और L दिख रहा है। या तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, या तो ये गलत है या वो सेंटेंस गलत था। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वाइज रेजिस्टेंस को पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, तो रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला होता है N/E² tau और L/ma। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो करेक्शन कर लेता हूं मैं। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R=NA/E²/mL। ये रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। यहाँ क्या क्या टर्म्स यूज किया मैंने, आप देख सकते हो। यहाँ N है, यहाँ N का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो नेचर ऑफ मटेरियल के लिए यूज करते हैं हम लोग। A एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, E चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, M मास हो गया और L लेंथ हो गया। और यहाँ पे एक टर्म आता है टॉ भी है। टॉ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उनके बीच का एवरेज टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और यही रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले में आपको रेजिस्टेंस के चारों फैक्टर दिखाई देंगे। बस आप ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो E है उसको हटा दो और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M को हटा दो, तो बाकी जो चार फैक्टर हैं वो रेजिस्टेंस के चारों फैक्टर हैं। N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेफरिंग द नेचर ऑफ मटेरियल, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर और टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम जो इनडायरेक्टली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी पे पुट कर दूं, तब का एक्चुअली आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मालूम चल जाएगा, जो ये है R को लिख सकते हैं NAE² tau/mL इंटू A/L। अब आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है आई थिंक थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये होगा ML/NEA² tau। तो इसको यहाँ यूज करोगे इस फॉर्मूले को, ML/NAE² tau, देख सकते हो A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का एक्चुअल फॉर्मूला जो होगा वो होगा MN/E² tau। इस फॉर्मूले में जो लास्ट में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला में ना तो कहीं पे लेंथ है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है। ये कॉन्फ़िगरेशन इसका कोई डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे और टेम्परेचर यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पे। तो आपको मैंने आज ये टॉपिक क्लियर किया है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से कैसे कोरिलेटेड है और रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आखिर में अगर रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो ρ = RA/L। तो यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। रो हमारा R का फॉर्मूला हो गया ओम यूनिट, R का ऐसा यूनिट ओम हो गया रेजिस्टेंस का, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर कैंसिल हो गया। तो फाइनली ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर।
तो एक बार अब ब्रीफ में एक दो टर्म्स की चर्चा मैं कर लेता हूं, जैसे कि अभी मैंने दो टर्म बोले हैं, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी। एक रेजिस्टेंस बोला है जिसका फॉर्मूला मैंने बोला है R इक्वल्स टू एम एल एंड ए ई स्क्वायर टॉ। ये बेसिक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का यही है, और इसका यूनिट है ऐसा यूनिट, वो है ओम। इसके ठीक इसका अपोजिट होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक टर्म है जो रेजिस्टेंस का अपोजिट है। कंडक्टेंस इज 1 रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर टॉ अपॉन में एम एल। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का? ओम इनवर्स कह सकते हैं। ओम का उल्टा यानी कि ओम इनवर्स, सिंबल में भी ऐसे लिख देंगे, या नहीं तो मैंने आपको बताया था ओम का पूरा नाम था साइमन ओम, तो उसमें से ओम रेजिस्टेंस के लिए यूज हो गया और साइमन यूज करेंगे हम कंडक्टेंस के लिए। तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट साइमन भी होता है, SI। ऐसे ही रेजिस्टिविटी जो है वो आपने देखा, रेजिस्टिविटी का भी अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, वो भी देख लो। रेजिस्टिविटी जिसका एक सिंपल फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड पर दिया हो गया, RA/L। एक बाद में इसको एलोबरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा N E स्क्वायर टॉ अपॉन में M। और इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर। इसके अपोजिट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला हो जाएगा M एंड E स्क्वायर टॉ। और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, या तो आप सबको इनवर्स लगा दो, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या नहीं तो ओम इनवर्स को मैं साइमन लिख सकता हूं, तो साइमन मीटर इनवर्स। मैंने आपको लास्ट में ये दो और टर्म्स बता दिए, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में, कैसे रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होते हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेटर है और क्यों है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।